नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का लाडली परिवार में। अभी हमारे साथ मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, रामपुर खास विधानसभा से लगातार 3 बार की विधायक आराधना मिश्रा मोना जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाडली परिवार में। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जी, जी। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ आपके नाम के साथ आपके पिताजी का जो एक सानिध्य जुड़ा हुआ है, उसके नाम के बिना जैसे अधूरापन लगता है। रामपुर खास विधानसभा से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभी राज्यसभा में उप नेता हैं प्रमोद तिवारी जी। दोनों बेटियों को उन्होंने सशक्त बनाया और एक तरीके से देखा जाए एक राजनैतिक उत्तराधिकारी। तो मुझे शुरुआत में आपके बचपन के बारे में जानना है कि कैसे परवरिश हुई और ये सब कैसे हुआ? ये सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे पिता, हर बेटी को अपने पिता पे गर्व होता है। मुझे भी अपने पिता पे बहुत गर्व है और मैं ईश्वर से को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में उन्होंने पैदा किया और ऐसा पिता दिया, जो पिता के साथ-साथ जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। जहाँ तक समाज की बात है, मुझे लगता है कि अब ये धारणा बदल रही है धीरे-धीरे, पर हाँ, कहीं न कहीं समाज में इस बात को लेकर के प्रश्न चिन्ह रहता होगा, पर मेरे परिवार में कभी नहीं था। और मेरे पिता ने शुरू से मैं और मेरी छोटी बहन विजयश्री, वो ट्रिपल आईटी में प्रोफ़ेसर है, तो हम दोनों की परवरिश उन्होंने बेटियों की तरह की, मैं ये क्यों कहूँ कि बेटे की तरह की, पर उन्होंने परवरिश बेटियों की तरह की, सशक्त बेटियों की तरह की। जी। और पढ़ाई-लिखाई हो या किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने पूरी एक स्वतंत्रता भी दी, उसके साथ-साथ मार्गदर्शन भी दिया। और अगर आज मैं और मेरी छोटी बहन समाज में आज खड़े हैं और आज आपके इस चैनल पे मैं बैठी हूँ, तो ये मेरे पिता का मार्गदर्शन है, उनका आशीर्वाद है, साथ-साथ मेरी माँ का भी आशीर्वाद है। जी, जी। जैसे कि अब एक समाज से ही बात निकलती है कि जैसे मम्मी जी जब रही होंगी तो क्या आस-पास, पड़ोस या समाज से कभी किसी ने नहीं कहा कि एक बेटा हो जाता तो? ज़रूर शायद उनसे कहा हो, मुझसे तो कभी नहीं कहा। जी। और पर ऐसा असहज भी कभी मेरे परिवार ने मुझे महसूस भी नहीं होने दिया। मेरे पिता एक फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन थे, पर उसके साथ-साथ मेरा जो परिवार था, मेरे जो बाबा थे, मेरी जो दादी थीं, वो दोनों ही बहुत ही सशक्त इंडिविजुअल्स थे। मेरे जो बाबा थे पंडित सरयू प्रसाद तिवारी जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और बहुत उन्होंने क्लोज़ली उस वक़्त सलोन कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी और जो हमारा गृह जहाँ पे वो रहते थे कुंडा क्षेत्र जो था, वो उसी का हिस्सा हुआ करता था। तो उन्होंने बहुत क्लोज़ली फ़िरोज़ गांधी जी के साथ, क्योंकि वो वहाँ के सांसद थे, उनके साथ भी काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन में वो एक वकील थे पेशे से, पर उसके साथ-साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों में बहुत एक भूमिका निभाई। वो एक शिक्षाविद भी थे। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने प्रतापगढ़ में खोले। वो उनका एक समाज के प्रति एक दूसरा सशक्तिकरण का एक उदाहरण वो खुद में थे। और अगर मैं बात कहूँ, अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करती, तो मैं कहूँगी कि मैंने अपनी दादी से विरासत में लिया। जी। वो जो हमारा पैतृक गाँव है संग्रामगढ़, जी। जब तक वो जीवित रहीं, वहाँ से वो निर्विरोध प्रधान रहीं। क्या और आज भी उस गाँव में ये एक मिसाल है, वो भी एक अपने आप में एक कहूँगी रिकॉर्ड है कि कभी भी उस गाँव में चुनाव नहीं हुए। बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से पूरा गाँव इकट्ठा होता है और एक प्रधान को चुनता है। जी। जैसे कभी कोई सीट रिज़र्व हो जाती है, क्रमांक में होती है, तो उसमें भी सब लोकतांत्रिक तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं और एक ही व्यक्ति को चुनते हैं कि ये हमारा 5 साल प्रतिनिधित्व करेगा। मेरी दादी प्रधान रहीं हमेशा और वो बहुत कम उम्र में विडो हो गई थी। बाबा हमारे, उनका स्वर्गवास हो गया था। मेरे पिता की उम्र मात्र 11 वर्ष थी जब उनका स्वर्गवास हुआ। तो आप सोचिए कि उस दौर में उन्होंने समाज में बाहर निकल कर के उन्होंने जिस जगह वो थी वहाँ के लोगों का विश्वास हासिल किया और वो एक बहुत ही सफल प्रधान थी।
तो शायद ये जेनेटिक्स मुझे वहाँ से आते हैं। उसके साथ साथ मैं 3 बार ब्लॉक प्रमुख भी रही, जी और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ करके जीत करके आई। शायद मेरे जीवन की जो आज राजनीतिक आधारशिला है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका उस उन 15 वर्षों की है। जब मैं विधायक बनी तो मैंने त्याग पत्र दिया ब्लॉक प्रमुखी से, और तब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी। तो कोई मैं पैराशूट से नहीं आई थी। मेरे पिता ने मुझसे यही कहा था कि अगर तुम्हें राजनीति में आना है और इस विरासत को संभालना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। ज़मीन की हकीकत को, ज़मीन की सामाजिक जो समस्याएं हैं उसको समझो, किस तरह से लोगों का काम किया जा सकता है, हर किसी तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है। ये मेरे पिता की सीख थी। चाहते तो वो कभी भी मुझे विधानसभा में चुनाव जी लड़ा जी सकते थे, पर ये उन्होंने मुझसे कहा कि अगर राजनीति करनी है और लंबे समय तक करनी है, जी एक सफल और एक कुशल राजनेता बनना है, तो आपको राजनीति के और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी। जैसे कि बचपन में हर कोई एक सपना देखता है, एक जब बचपन गुजर रहा होता है, बड़ों का मार्गदर्शन तो मिलता ही है। आपके जीवन में क्या सपने थे? मुझे 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 इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना था। ये मेरा सपना था। पहले से ही लड़ाकू। ये सपना था बहुत। जी मुझे बड़ा गर्व होता था अपनी भारतीय सेना पे, और मुझे जी लगता था मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। शायद वो सपना पूरा नहीं हुआ, बट इस तरह से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करके, अपनी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सेवा करके, देश की सेवा करने का मुझे मौका मिला। मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता भी की, करीब जी लगभग 10 वर्षों तक मैं इस प्रोफेशन से भी जुड़ी जी रही। जी तो बहुत सारा कुछ किया, बट मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे भेजा इसीलिए था कि मैं राजनीति के माध्यम से समाज में अपने पिता की विरासत को भी संभालूं, और अपने रामपुर खास की जनता है जिस पर मुझे बहुत गर्व है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उस जनता का जिसने 9 बार मेरे पिता को जिताया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और 3 बार मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। जी जी। अभी नेताजी का भी एक उद्बोधन था, किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि अभी आने वाले ही समय में लगभग हम 50 वर्ष के करीब जी होने वाले हैं रामपुर खास की जनता की सेवा के लिए। जी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, कैसा बहुत बड़ा, महसूस करती बहुत है? बड़ा कीर्तिमान है। जब 2000, मेरे पिता ने 1980 में पहली बार विधानसभा का जी चुनाव लड़ा था, और रामपुर खास की जनता का पुनः आभार है कि लगातार 9 बार उन्होंने मेरे पिता को जिता के एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान बनाया, और अब वो 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जी जब 2030 में, 2027 का जब चुनाव होगा, जी जी और फिर उसके बाद 2032 में होगा, जी तो 2030 में 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे रामपुर खास को। कांग्रेस के झंडे को लेकर के जी। रामपुर खास, हर आंधी तूफान आए पर सब किनारे से, अगल बगल से निकल गए, पर रामपुर खास में कभी कांग्रेस के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जी तो अब हम गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, और ये गोल्डन जुबली मेरी नहीं है, मेरे पिता की नहीं है, ये गोल्डन जुबली रामपुर खास की होगी। तो महिलाओं को लेकर के एक राजनीति में क्या चैलेंज देखने को मिलता देखिए, है आपको? मैं अपनी पार्टी के लिए खासकर आदरणीय खड़गे जी, जी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका आभार व्यक्त करूंगी। परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का, जिनका बहुत स्नेह भी रहता है और आशीर्वाद भी रहता है मुझ पर। जी राहुल जी का बहुत मार्गदर्शन रहता है, और प्रियंका गांधी जी, जो मेरी एक बड़ी बहन की तरह, जिन्होंने मुझे हमेशा मुझे उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाने का कोशिश की। उन्होंने मुझे सदन में नेता भी बनाया, और ये मेरा दूसरा टर्म है। जी मेरे पिता भी नेता रहे सदन में जी पार्टी के, और ये गौरव मुझे भी मिला। ये जी पार्टी नीति है, इसके जी लिए मैं आभारी हूँ। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है अपनी पार्टी के लिए। जो मुद्दे हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, जी रोजगार से संबंधित बातें हो, नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, या पार्टी के फोरम पे जो भी चीज़ें हम निर्णय लेते हैं उसको उठाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का पालन करती हूँ, और पार्टी का विश्वास है मुझ पे, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस विश्वास पे पूरी खरी उतरूँ।
जी जी। तो एक महिला सशक्तिकरण के तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे, चाहे पहली महिला प्रधानमंत्री हो, पहली महिला राष्ट्रपति हो, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम नाम, और उसी फहरिस्त में आराधना मिश्रा होना। नहीं नहीं, तो मुझे क्या देश अभी में हम कुछ अभी बड़ा। वहां तक पहुंचने में मुझे उन 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 बड़े नामों के जी साथ अपना नाम मेरा जुड़े, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, पर अभी मुझे बहुत मेहनत करनी, बहुत चलना है वहां तक। पर हाँ, कांग्रेस पार्टी ने कभी अ, महिला सशक्तिकरण को राजनीति का विषय नहीं बनाया। जी ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था, उसमें जो महिला सशक्तिकरण का सपना देखा था उस वक़्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उस सपने को पूरा करने का जो संकल्प था, वो अगर सच किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, बिल्कुल सच है। पहली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इस देश को इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस ने दी। पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दी। पहली स्पीकर मीरा कुमार जी के नाम से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने दी। हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी या और भी जो पार्टियां हैं, ये भले ही आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तरह तरह की बातें करें, पर सच क्या है? सच ये है कि उन्होंने हमेशा राजनीति का विषय बनाया महिला सशक्तिकरण को जी लेके। हमने आदरणीय सोनिया गांधी जी को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पे अध्यक्ष के रूप में बिठाया। ये पार्टी की भावनाओं का ने उनको वहां बैठाया। जी पर ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी महिला को नेतृत्व पार्टी में नहीं दिया। वो देश में नेतृत्व देने की बात करते हैं, उन्होंने तो पार्टी में भी नेतृत्व नहीं दिया। आरएसएस जैसी संकीर्ण विचारधारा वाली पार्टी जो महिला विरोधी है, आज आप मुझे बता दीजिए कि क्या उनकी जो जो आप शीर्ष नेतृत्व की बात तो छोड़ दीजिए, क्या जो उनकी टॉप मोस्ट जो कमेटी है, क्या उसमें भी कोई महिला है? तो ये केवल उनके लिए राजनीति का विषय है, महिला सशक्तिकरण। वो प्रदेश इस देश की जनता के सामने इस तरह की बातें करके वोट तो बटोर सकते हैं, पर हकीकत यही है, महिला सशक्तिकरण की अगर बात होती है तो केवल और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में महिलाओं को अधिकार भी दिए, उनको जगह भी दी, नेतृत्व का भी मौका दिया। जी और आप देखिए, सामाजिक रूप से भी अगर, चाहे वो हाथरस की घटना रही हो, लखीमपुर की घटना रही हो, उन्नाव की घटना रही हो, मैं तो प्रियंका गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चली। उनके अंदर मैंने अश्क देखा है इंदिरा गांधी जी का, जब वो लड़ी हैं उन बेटियों के लिए। तो हम तो सड़कों पर भी लड़े, जेल गए उनके लिए। 3 दिन तक प्रियंका जी को डिटेन करके रखा गया सीतापुर में, जब वो जा रही थी लखीमपुर, किसानों के विषय पर जहाँ पे हत्याएं हुई थी, किस आधार पे? तो ये सशक्तिकरण की, अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सिर्फ बातें भले ही कोई कर ले, पर अगर सशक्तिकरण महिलाओं को किसी ने दिया है कानून बना करके, नेतृत्व दे करके। और मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं कि जी उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के रूप में भी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। तो ये हमारी पार्टी का गर्व है। और आज मुझे नेता बनाकर एक बेटी को नेता बना करके सदन में बिठाया, और एक नहीं दूसरी बार बिठाया, तो इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है? जी। अब जैसे कि ये प्रश्न तो वैसे ही जिसका जवाब मिल चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगा, बचपन में ही आपका सपना फाइटर पायलट का था, मतलब आप धाकड़ पहले से ही रही है, फिर बाद में आपने राजनीतिक तौर पे किन चुनौतियों का सामना किया? मतलब आप सशक्त तो पहले से स्ट्रांग रही हैं। नहीं, वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जी और वो भी मुझे अपने माता पिता से मिली। मेरी माँ डॉक्टर थी मेडिकल जी कॉलेज इलाहाबाद में, और उनका आशीर्वाद था, मेरे पिता का मार्गदर्शन था। राजनीति में चुनौतियां तो हर रोज़ होती हैं, और आपको राजनीति में चुनौतियों को स्वीकारना भी पड़ता है, और उन्हें परास्त भी करना पड़ता है। तो बहुत सारी राजनीतिक चुनौतियां आई, सामाजिक चुनौतियां आई, पर लड़े उनसे, और लड़ कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी विधानसभा है।
और उसके साथ साथ मेरी पार्टी है। तो उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुझे जिससे लड़ना पड़ेगा मैं उससे लड़ूंगी। जी, जी। जैसे कि अभी समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, पहले की तुलना में धीरे-धीरे बहुत चीज़ें बदल रही हैं। तो उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो कुछ करना चाहती हैं अपने जीवन में, आगे बढ़ना चाहती हैं, आज के परिवेश के हिसाब से? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जी, सपने देखने आने चाहिए और उनको सपनों को सच करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके साथ साथ परिवार का भी साथ जी। बहुत ज़रूरी बहुत है, महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और दो परिवारों का, बेटी की एक ज़िंदगी होती है जहाँ पर वो पैदा होती है, तो उसकी दूसरी ज़िंदगी होती है जहाँ पर वो ब्याह करके जाती है। जी, मैं तो खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि जिस परिवार में पैदा हुई उसने भी मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, और जिस परिवार में मैं शादी होकर के गई उस परिवार में भी सबसे ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे आगे बढ़ाया। जो हमारे मेरे पति हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, अंबिका मिश्रा जी का। मैं अपने इन लॉज़ का, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होती। जी, जी। जैसे कि जिन परिवार में 2 बेटियाँ होती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि ये कहते हैं ना विरासत आगे बढ़ती है, आप तो उदाहरण हैं। हुँ। आपने तो बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी सारी चीज़ों को दिखाया, एक बड़ा उदाहरण बन के आप उभरती हैं। लेकिन जिनके परिवार में 2 बेटियाँ होती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मालूम है, मेरे पिता ने बचपन से एक बात कहते थे और शायद मेरे मन में ये बस गई बात। जी, वो ये कहते हैं, सिखाया उन्होंने मुझे कि एक बेटा जब पढ़ता है और आगे बढ़ता है तो वो एक कुल को उतारता है, पर जब एक बेटी पढ़ती है और आगे बढ़ती है तो वो एक नहीं 2 कुलों को उतारती है। एक सशक्त बेटी होगी हुँ। तो उसका परिवार हमेशा सशक्त होगा, उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी सशक्त होंगी, जी, जी, जी। वो उसके महत्व को समझेगी। और बेटा हो या बेटी हो, जी, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं एक कदम आगे चलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहती हूँ, और मैं सारी बेटियों से कहती हूँ कि हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए साथ में चलने की। क्योंकि एक स्त्री और एक पुरुष, ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और ये तभी संतुलित होकर के फुल स्पीड से आगे चल सकते हैं जब ये दोनों बराबर चलें। जी। तो बराबर चलने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता हर बेटी में होती है। जैसे समाज में बेटियां जिनके परिवार में होती हैं हतोत्साहित होते हैं कुछ परिवार आज के समय में फिलहाल ऐसी चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं बहुत सारे उदाहरण ऐसे सामने आए हैं लेकिन ऐसे परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हर बेटी में क्षमता होती है, जी, और उस क्षमता को सबसे पहले उस बेटी को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, क्षमता को पहचानने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसको पूरा करने की और आगे बढ़ने की। मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगी, मैं हमेशा ये बात मानती हूँ, कहती हूँ कि हमें आगे चलने की होड़ में नहीं लगना चाहिए कि हम पुरुषों से आगे हो जाएं। स्त्री और पुरुष, ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये संतुलित जीवन को आगे और फुल स्पीड से तभी चल सकते हैं जब ये दोनों बराबर चलें। एक कमज़ोर पड़ेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। जी, तो ये बराबर चलने की क्षमता होनी चाहिए, और यही लक्ष्य भी होना चाहिए। जी, कोई भी बेटी या बेटा, जी, ईश्वर जब उसको पृथ्वी पे भेजते हैं तो कम से उसके उसके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, चाहे वो लाइफ़ में कुछ भी करना चाहती हो। ये उसकी अपनी इच्छा शक्ति पे होना चाहिए कि वो उसको जो भी करे, वो अच्छे से करना चाहिए। बेस्ट देना चाहिए जी, जीवन में। और अगर इस क्षमता को पहचानना और उसको अ, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। ईमानदारी से जो काम करता है, मुझे लगता है कि उसको कोई भी लक्ष्य अगर वो रखेगा तो उसको वो बेटी पूरा कर सकती है। तो आपके क्षेत्र के बारे में तो मैं बचपन से ही सुनता आया जी। हूँ तो वहां पे कुछ बेटियों से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी तो कुछ बेटियां ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं मोना दीदी जैसा बनना चाहती हूँ मतलब एक इमोशनल उनके अंदर एक फीलिंग्स है वहाँ के सामाजिक स्तर से मुझे लगता है कि एक आप गहरा प्रभाव रखती हैं। प्रभाव नहीं, मैं कहूँगी वो जी प्यार है। जी और वाक़ई वहाँ पे कि मैं रामपुर ख़ास की बेटी हूँ, जी और वहाँ रामपुर ख़ास परिवार मुझे बेटी केवल कहता नहीं है, उन्होंने माना भी है। और ख़ासकर जो मेरी छोटी-छोटी जी बहनें जी हैं जी वहाँ पे, उनका जो उनके अंदर जो मैं
उत्साह देखती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन में ज़रूर जाती हूँ। जी खास करके वो जब स्कूल्स में पढ़ती हैं, जब उनके एनुअल फंक्शंस होते हैं, या जब साइकिल पे वो अपने यूनिफॉर्म पहन करके स्कूलों से या कॉलेज से निकलती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो उत्साह उनके अंदर देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि उनको बहुत सी बच्चियां जो हैं वो मुझे सीधे फ़ोन करती हैं अब। जी अपने मतलब अपने घर का कोई काम भी है अगर, तो वो अब शायद उनको लगता है कि वो मुझसे पैरवी करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और होता भी है। जी जी तो खुद भी वो फ़ोन करती हैं। जी जो हमारे मतलब जो बड़ी महिलाएं हैं जो क्षेत्र की, मैं जाती हूँ तो आज भी मुझे वो उसी तरह से जैसे बेटी घर आती है, जी तो जी जिसके घर में जो होता है वो मुझे मेरे हाथ में दे देता है। तो ये प्यार है लोगों का, क्षेत्र की जनता का। जो बुजुर्ग हैं वहाँ के लोग, वो भी मुझे बेटी की तरह मानते हैं। जो नौजवान हैं, वो बहन की तरह मुझे पूरी तरह से अपने मतलब उनको अब एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि दीदी हैं हमारी। जी और जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जी उनका मुझे लगता है वो मेरा तो मतलब सबसे बड़ा सॉलिड वोट बैंक भी मेरा वही है। वो और कोई इधर उधर हो जाए, जी जी वो इधर उधर नहीं होने वाला है। जी जी तो मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बच्चियों को मैं देखती हूँ, उनका प्यार देखती हूँ, किस तरह से आके वो मुझसे लिपट जाती जी हैं। और सेल्फी खिंचाना है दीदी आपके साथ, और जब सेल्फी खिंचाएंगी तो कम एकदम मेरे पास आकर के खड़ी हो जाएंगी। तो अच्छा लगता है। ये केवल उनका प्यार नहीं, मुझे लगता है कि उनका विश्वास भी है। जी जी और एक इससे पहले मेरी आपकी एक बार मुलाकात हुई थी। मैंने एक महसूस किया कि आप जो सेंसिटिव इतने हैं, बहुत ही मतलब कहते हैं बारीकी से लोगों के इमोशंस को पकड़ते हैं कि मतलब कैसे क्या है हर चीज। मुझे लगता है कि समाज में भी आप इस चीज को बहुत गहराई से समझती हैं। क्या एक महिला ज्यादा सेंसिटिव होती है तमाम मुद्दों को वो लेकर तो के? उस प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है। महिला की जो इमोशंस हैं वो जी स्ट्रांग होते हैं, और होने भी चाहिए, जी क्योंकि वो एक माँ भी होती है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, एक पत्नी भी है। तो ऐसा नहीं कि पुरुष कई रिश्ते नहीं निभाता है, पर प्रकृति ने उसको इस तरह से बनाया है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती है। तो और मुझे लगता है कि यही इमोशन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है महिला की, सबसे बड़ी ताकत उसकी यही इमोशंस है। यही लोग उसको कमज़ोरी समझे, पर मैं उसको अपनी ताकत मानती हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मैं किसी किसी से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं उसकी तकलीफ़ को और करीब से समझ सकती हूँ। पापा से कभी-कभी जी डाँट भी खा जाती हूँ कि तुम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हो, बट जी नहीं, मुझे लगता है कि ये एक तो परिवार भी है मेरा, पर उसके अलावा भी सामाजिक रूप से भी, क्योंकि प्रदेश के भी अन्य क्षेत्रों में भी जाना होता है। जी जी तो मुझे लगता है कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, और ईश्वर करे ये स्ट्रेंथ मेरे साथ हमेशा रहे। दूसरा मैं ज़रूर कहूँगी कि एक भी राजनीति में जिस व्यक्ति के पास संवेदनशीलता है, वो हमेशा एक बेहतर राजनेता बन सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बेहतर बनी कि नहीं बनी, समय बताएगा, पर ये मेरी ताकत जी और जी हर महिला की ताकत है, हर बेटी की ताकत है। कोई मूवमेंट चाहे पिताजी के साथ हो, सिस्टर के साथ हो या मम्मी जी के साथ हो, मतलब कोई भी एक एक लम्हा। एक एक लम्हा बताना मुश्किल जी है, क्योंकि बहुत हम चारों लोगों में जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। जी जी दुखद रहा कि मेरी माँ बहुत जल्दी चली गई, पर मैं, मेरी बहन, मेरे पिता, हम लोगों ने सारी लड़ाइयाँ साथ लड़ी। राजनीति में बहुत से अवरोध आए, जी बहुत से समय ऐसे आए, कठिन परिस्थितियाँ आई, निर्णय लेने में बड़ी कठिन परिस्थितियाँ थीं, सब कुछ था। पर हम सब लोगों ने उसको बहुत आत्मविश्वास के साथ उन सारी परिस्थितियों को एक साथ मिल कर के निर्णय लिया। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरे पिता ने निर्णय लेने की क्षमता, ये उन्होंने पैदा की हम लोगों में। कभी भी उन्होंने कोई भी जीवन के जो भी निर्णय हो, वो लेने में उन्होंने कभी अपनी इच्छा को या अपनी निर्णय को हम लोगों के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर परिस्थिति, क्योंकि उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, जी तो उन्होंने हमेशा हम लोगों के सामने सारी परिस्थितियों के सारे रास्ते सामने रखे, और उसके बाद कहा कि अब निर्णय लो कि तुम्हारे लिए कौन सा सही रास्ता है। गलत होगा
मैं हूँ, पर निर्णय लो। जी। शायद वो बहुत बड़ा एक लेसन था मेरी लाइफ में कि मेरे फादर ने निर्णय लेने की क्षमता जो हम में पैदा करी, सही गलत जो भी था वो उन्होंने पैदा की। तो घर परिवार में बचपन से ही मुझे लगता है, आई थिंक आप 3-4 साल 5 साल जी, से ही उनकी राजनीतिक सक्रियता हाँ, आपने देखी है। देख तो घर का माहौल कैसा रहता था कि मतलब उस समय तो आदमी ब्लैंक होता है, बच्चा भी ब्लैंक होता है, फिर क्या सोच चलती थी दिमाग में, कैसे क्या? देखिए, मैं अपने पापा की से बहुत बचपन से मैं बहुत क्लोज थी अपने जी। पापा की। अ, और अधिकतर बेटियां होती होती हैं। तो और पापा ने भी उतना ही प्यार दिया। तो वो हमेशा जब कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लोग आते जी। थे शुरू से, तो वो बैठा लेते थे बगल में। जी। और मुझे भी अच्छा लगता था, मैं पापा को छोड़ती नहीं थी, तो उनके साथ बैठती थी, उनके साथ बहुत कम उम्र में कॉन्स्टिट्यूंसी जाने लगी थी। प्रचार भी बहुत कम उम्र से करने लगी थी। उन धीरे धीरे फिर जब, क्योंकि जैसा आपने कहा कि राजनीति में उनका व्यक्तित्व बड़ा हुआ, उनकी जिम्मेदारियां बड़ी हुई, जी। फिर मैंने बहुत कम उम्र से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। और मैं उनकी एब्सेंस में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखती थी, काम देखती थी, जी। मिलना जुलना और सारी चीज़ें। तो वो एक परवरिश ही वैसी हुई, लोगों के बीच में हुई। तो मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल नहीं था वो ट्रांजिशन कि मुझे राजनीति में आना है। वो अपने आप एक स्वाभाविक सा रहा। जो विरासत ली मैंने वो ट्रांजिशनल रही। एक माहौल घर में। अब दूसरा था कि पिताजी की पहली प्राथमिकता कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जी। मेरे फादर ने आज तक कभी होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी त्यौहार, जी। ईद कभी हम लोग के साथ नहीं मनाई। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे। हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता, उनके साथ अगर मनाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी जाना पड़ता था, क्योंकि वो मेरे फादर ने 1980 से आज तक कभी भी घर में नहीं मनाया। वो अपने विस्तारित परिवार था रामपुर खास, उन्होंने सारे त्यौहार, सारी खुशियाँ उनके साथ मनाई। तो हम लोग हमेशा वहाँ जाते थे सारे त्यौहार मनाने। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जी। आज भी आप सोचिए कि उस परंपरा का निर्वहन लगातार अब लगभग 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। वही परंपरा है, वही लोग हैं, जनरेशन्स हैं। आज चौथी जनरेशन है जो इस परंपरा को निभा रही है। आज भी वही परिवार के लोग हैं जो होली, दिवाली, दशहरा, ईद में मिलने आते हैं या पापा उनके घर जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये निरंतरता, ये विश्वास और बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे लगा, मैं ये भी मैंने अपने फादर से सीखी। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है और ये उन्होंने सिखाया। जी। जी। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, आपके ही प्रतिद्वंदी लोग कहते हैं कि 2 पीढ़ियां गुजर गई, मतलब तीसरी पीढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ लोग होते हैं। राजनीति है, राजनीति में सब लोग करते हैं, तो मतलब ऐसे जब कोई प्रश्न उठते हैं लोगों के मन में, तो मतलब आप सुनती हैं किसी से तो कैसा महसूस करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्यों ये प्रश्न उठे? जी। मैं तो सिर्फ सीधी सी बात कहती हूँ कि राजनीति में ये प्रश्न क्यों उठता है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन परिवार का बेटा बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो राजनीति में ये प्रश्न क्यों? अगर क्षमता है जी। तो आगे बढ़ाना चाहिए। और एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, 5 पीढ़ी, जितनी पीढ़ियां अगर उस विरासत को आगे ले जाती हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। जी। खासकर राजनीति में, जहाँ जो कि ये एक लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। लोकतंत्र में तो अगर विश्वास नहीं है जनता का आपके ऊपर, तो आप एक दिन नहीं क्षेत्र में रह सकते हैं। तो ये तो विश्वास है। लोगों ने, मेरे पिता जब राज्यसभा आए और मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का जब निर्णय हुआ, जी। तो मेरे पिता ने कोई बंद कमरे में बैठ के हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया था। मेरे पिता ने इंदिरा चौक, जो हमारा सबसे प्रमुख स्थान है, इंदिरा जी के नाम से वो चौक है, जहाँ पे इंदिरा जी ने पहली रैली 1980 में मेरे पिताजी के लिए की थी, उसी स्थान पर मेरे पिता ने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बुलाया था। 50,000 से ज़्यादा लोग थे। जी। और उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि मेरे पिता को राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना, और मुझे विधानसभा लड़ना है कि नहीं लड़ना। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप राज्यसभा जाइए और इनको आप विधानसभा लड़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। ये निर्णय मेरा और मेरे पिता का नहीं था, मेरे रामपुर खास की परिवार का निर्णय था।
और ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ पे ये विश्वास जताया। तो अगर ये विश्वास है तो कोई हर्ज नहीं, और ये विश्वास आगे भी रहता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। जी, जैसे कि ठीक है, एक तो हम मानते हैं कि पिताजी का संरक्षण था, उनका मार्गदर्शन था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने स्वयं अपने अपने आत्मबल से चीज़ों को हैंडल किया, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको लगती हैं कि जिसको लोगों को बतानी चाहिए कि एक ऐसी परिस्थिति कठिन लाइफ में आती है, तो उससे कैसे निकला जाए या उससे कैसे एक पॉजिटिव वे में उसको लिया देखिए, जाए? परिस्थिति तो राजनीति में अगर आप देखिए तो जी, रोज आपके सामने परिस्थितियां आती हैं। जी, आपको अपने विपक्ष, आपके पूरी जी, फौज है विपक्ष में जी, आपके, आपको अपने आप को रोज एक निर्णायक तौर पे आपको साबित करना पड़ता है, जी, रोज करना पड़ता है। और एक महिला के लिए ये और भी मुश्किल है, क्योंकि उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए। एक एक विचारधारा होती है कि नारी अबला है, शक्तिहीन है, कमज़ोर है। तो उस इमेज को भी आपको ये बनाना पड़ता है कि नहीं, मुझ में ये क्षमता है कि मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ। ये जी, क्षमता मुझ में है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। ये कहीं कहीं कोई आपको दे नहीं सकता, कोई ये आपको अवार्ड नहीं दे सकता कि नहीं आप बहुत सशक्त हैं। आपको साबित करना पड़ेगा। पहला चुनाव मैंने लड़ा, फिर मुझे अगले 2 चुनाव साबित करना पड़ा मुझे अपने आप को कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ। और वही नहीं, मुझे पार्टी में भी अपने आप को साबित करना पड़ा। बहुत से ऐसे आंदोलन थे जहाँ पे मुझे, हम लोगों को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, धरने देने पड़े, जेल जाना पड़ा, अरेस्ट होना पड़ा। तो कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, तो रोज़ की है। और अपने क्षेत्र में मुझे अपने विरोधियों का, जो मेरे मतलब मेरा तो राजनीति में जन्म ही विपक्ष में हुआ। तो मुझे तो, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का विरोध के सामने मुझे खड़े होकर के साबित करना था कि मैं लड़ूंगी और जीतूंगी। तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे जीतना है, लड़ करके जीतना है। और वो इच्छा शक्ति मेरी बहुत प्रबल है। मैं लड़ूंगी अपनी क्षेत्र के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और जीत करके वापस आऊंगी। जी, जी। जैसे कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रामपुर खास विधानसभा हमेशा से एक अग्रणी दिखता है, और यहाँ तक कि प्रतापगढ़ में ही अगर हम देखें तो रामपुर खास की सड़कें दिखती हैं। ये ग्राउंड है, जब कोई भी गुजरता है वहाँ आपके विकास को कोई ठुकरा नहीं सकता है। जी। बाकी तमाम वादों के साथ बहुत सारे नेता के क्षेत्र हैं, पूरे यूपी में भी आप भटक के देखिए तो खोखले दावे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़मीनी जो सच्चाई है वो कुछ अलग ही दिखती है। इसको देख कर के अभी आने वाले भविष्य में क्या योजनाएँ लगती हैं कि रामपुर खास को और क्या देखिए, बेहतर किया जा सकता है? रामपुर खास मेरे और मेरे पिता के जी, लिए कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वो हमारा घर है, मेरा परिवार है वो। जी। तो आदमी, हर कोई व्यक्ति अपने घर को सजाने की कोशिश करता है। तो मेरे पिता ने भी उस अपने घर को सजाने की कोशिश जी, की। एक-एक ईंट उन्होंने अपनी मेहनत से रखी, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में आप को अपने क्षेत्र के लिए लड़ना पड़ता है एक-एक योजना के लिए। सड़कों की आपने बात करी, तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी सड़कें, हो सकता है कोई मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के विधान हो सकता है रही हो, मैं नहीं जी, कह जी, सकती। पर मेरे क्षेत्र, मेरे रामपुर खास की सड़कें सबसे अच्छी हैं। और सड़कों के साथ-साथ एजुकेशन में बहुत जी, मेरे पिता ने फ़ोकस किया, और मुझे भी उन्होंने यही सिखाया कि एजुकेशन जो है वो राजनीति का ही नहीं, समाज का और देश के लिए अगर सशक्त करना है तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है शिक्षा की, और वो एक राजनेता का धर्म होना चाहिए। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। स्कूल्स हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेजेस जितने पूरे प्रतापगढ़ में, उतने अकेले मेरी विधानसभा जी, में जी, है। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा मेरी विधानसभा में है। पीएचसी, सीएचसीज़ मिला कर के लगभग 99% विद्युतीकरण हो चुका है रामपुर खास का। जी, इसके साथ-साथ जितनी भी बड़ी आईटीआई है, अभी नया मिनी स्टेडियम भी स्वीकृत हुआ है। जी, तो लगातार ये एक निरंतर मुझे लगता है कारवां है, जी। जो मेरे और मेरे पिता के और मेरे परिवार के साथ-साथ रामपुर खास के को सुशोभित करने का और सुंदर बनाने का, और अच्छा बनाने का हम लोग का जो संकल्प है उसको आगे लेके चलना है।
अच्छा, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ आते हैं, तमाम परियोजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन बीच में जैसे चर्चा होती है ना कि जो बजट जाता है मुख्य तौर पे रामपुर खास के लिए कई सारी योजनाओं के लिए, मतलब उसमें झड़ी लगी होती देखिए, है। मैंने अपने पिता से राजनीति में बहुत कुछ सीखा, जी, और ये भी सीखा, विरासत में उनसे ये भी लिया कि अपने क्षेत्र के लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना है, जी, आपको अपने क्षेत्र के लिए पहली प्रमुख जिम्मेदारी है, आप अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं लाइए। मुझे लड़ना पड़ता है विधानसभा में, मैं लड़ती हूँ। वो तो वीडियोज़ हम देखते मुझे हैं। मुझे मांगना पड़ता है, मैं मांगती हूँ। मुझे जी, उसके लिए, मुझे इसमें कहने में कोई वो नहीं रहता है कि मुझे जिसके पास भी जाना होता है योजनाओं के लिए, मैं जाती हूँ। और सभी ये जानते हैं कि विकास के लिए मेरा और मेरे पिता का रामपुर खास के लिए जो समर्पण है, बाबा घुसरनाथ जो जी, हमारे इष्ट देव हैं, उनका आशीर्वाद है और माई की कृपा है कि कभी भी कोई काम रुका नहीं। जी। वो निरंतर सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, पर रामपुर खास का विकास कभी नहीं रुकता।